हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। रेप्लिकेशन को हमने लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से स्टडी कर लिया था कि रेप्लिकेशन क्या होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। नाउ अब बात आती है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है एंड कैसे ये परफॉर्म होता है। तो इन जनरल अगर हम बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, किसी ने सुना है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में? बिल्कुल, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? किसी डीएनए से आरएनए का बनना हमारा क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ के चलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। हमने बात की थी कि सेंट्रल डॉग्मा में, ठीक है, ये क्या है? सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है? सेंट्रल डॉग्मा होता है आपका डीएनए से आरएनए बनना एंड आरएनए से आपका प्रोटीन बनना। ठीक है, क्या है सेंट्रल डॉग्मा? हमने पढ़ लिया था डीएनए से अपनी ही डीएनए की कॉपी बनना क्या होता है? ये होता है आपका रेप्लिकेशन, राइट, जो कि हमने स्टडी कर लिया था लास्ट लेक्चर में। नाउ डीएनए से आरएनए का बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है बच्चों? डीएनए से आरएनए का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एंड इस आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या होता है? ये होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। नाउ अब आप ये कैसे याद करोगे कि ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है, ट्रांसलेशन कौन सा है? बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें कि बच्चों कि ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है, आरएनए से प्रोटीन बनना है या डीएनए से आरएनए बनना है, ट्रांसलेशन कौन सा है? तो इसका एक बहुत अच्छा सा एक मेथड बताती हूँ मैं आपको। देखो, ट्रांस तो सेम है दोनों में, राइट? तो हम क्या करेंगे, क्रिप्शन एंड लेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ड को ले लेंगे, है ना, सी एंड एल। अब जब आप एबीसीडी पढ़ते हो तो पहले क्या आता है, सी आता है या एल आता है? बिल्कुल, वहां पे क्या आता है, पहले सी आता है देन एल आता है। तो इसीलिए सी वाला यानी कि ट्रांसक्रिप्शन आपका पहले आएगा, यानी डीएनए से आरएनए बनना, एंड एल वाला ट्रांसलेशन बाद में आएगा, आरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर लेंगे कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना इज ट्रांसलेशन। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें इस लेक्चर में बात करनी है डीएनए से आरएनए का बनना कि होता कैसे है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए का बनना हमारा ट्रांसक्रिप्शन है। इसको डिटेल में समझ के चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है डीएनए का। ठीक है, ये क्या है, एक आपका डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स, है ना। तो ये एक डीएनए है। तो इस डीएनए के ऊपर बच्चों होते हैं कुछ छोटे छोटे सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या होते हैं इस डीएनए के ऊपर, कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, स्मॉल स्ट्रेचेस होते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं इसे हम? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का काम ही होता है आरएनए का फॉर्मेशन करना। ठीक है, यहाँ पे पूरा डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन एक बार में नहीं करता है। जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से क्या होता है, पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पर्टिकुलर प्रोटीन को फॉर्म करती है। कैसे? अगर ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड कर रही थी तो क्या हुआ, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इससे आरएनए बना एंड आरएनए अल्टीमेटली क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो अगर एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को हम थोड़ा डिटेल में देखें कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, तो यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के
3 पार्ट्स होते हैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो पार्ट, आपको तीनों के नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से हैं वो पार्ट? सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम? प्रमोटर। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो मिडल में होता है इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर है? एंड थर्ड नंबर का जो हमारा पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मूवी देखिए, है ना? तो ये क्या है? टर्मिनेटर। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है, इस डीएनए में समझने की कोशिश करें तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये है आपका बच्चों टर्मिनेटर। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है आपका प्रमोटर, एंड जो मिडल में मैंने ब्लू कलर का यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है ये है आपका स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपका एक पूरे स्ट्रक्चरल जीन का एक सेगमेंट है, एक पार्ट है। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें कि इस स्ट्रक्चरल जीन में कौन सा स्ट्रैंड हमारा टेम्पलेट होगा, ठीक है, अब क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 2 स्ट्रैंड्स होंगे। ठीक है, इसका इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का जो एक स्ट्रैंड है ये पार्टिसिपेट करता है आरएनए के फॉर्मेशन में। ठीक है, कभी भी ये दोनों स्ट्रैंड आरएनए के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं ये मैं अभी समझाऊंगी आपको क्यों नहीं करते हैं। तो क्या होता है, इसमें से बस एक स्ट्रैंड डीएनए के आरएनए के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और उस स्ट्रैंड को जो आरएनए के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। एज्यूम ये वाला हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, एंड वो स्ट्रैंड जो आरएनए की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। थोड़ा अजीब है कि नाम है इसका कोडिंग, लेकिन ये कुछ भी कोड नहीं कर रहा है, कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो आरएनए की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। पार्टिसिपेट कौन करता है? हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा स्ट्रैंड हमारा टेम्पलेट होगा एंड कौन सा स्ट्रैंड हमारा कोडिंग स्ट्रैंड होगा? तो इसके लिए होता क्या है यहां समझते हैं। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है आरएनए या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, या फिर आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट का क्या मतलब है? क्योंकि ये डीएनए पे वर्क कर रहा है इसीलिए इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, जैसे कि हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है? नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना। वो क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड्स को लाता है और अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का बनाना शुरू कर देता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड्स को लाता है और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के सिंथेसिस में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देता है, जिससे हमारा आरएनए का स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज अपना जो फंक्शन करता है, वर्क करता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है ये होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये आरएनए पॉलीमरेज इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जिस स्ट्रैंड पर बाइंड करेगा, ध्यान से सुनना है, ये आरएनए पॉलीमरेज इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के जिस स्ट्रैंड पर बाइंड करेगा उसी को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसी को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। अगर ये
आरएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड पे बाइंड कर रहा है, तो इसीलिए इसे हमने कहा टेम्पलेट। एंड जो जिस पे बाइंड नहीं करता है उसे हम क्या देते हैं, कोडिंग। अब क्योंकि मैंने कहा कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अपना काम करता है, तो अगर ये यहाँ बाइंड कर रहा है तो ये अपना फंक्शन इस डायरेक्शन में करेगा, है ना। यानी कि ये डायरेक्शन होगी 5 प्राइम, ये होगा 3 प्राइम, एंड इसका अपोजिट स्ट्रैंड जो कि हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। तो इसके अपोजिट हुआ कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? नंबर सेकंड, मैंने यहाँ पे बोला था कि ये जो डबल स्ट्रैंड है, ये कभी भी दोनों स्ट्रैंड आरएनए की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है कि क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ये हमारे 2 स्ट्रैंड हैं, डबल स्ट्रैंड है डीएनए के, अगर ये दोनों ही आरएनए को बनाने लग जाएं, ठीक है, पहला आरएनए स्ट्रैंड हमारा ये बना, दूसरा हमारा ये बन गया अगर, ठीक है, आगे जाके ये 2 आरएनए स्ट्रैंड इस तरीके से बन गए। ठीक है, अब क्योंकि ये आरएनए स्ट्रैंड इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, तो ये एक दूसरे की भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इनके न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इन फ्यूचर चल के ये क्या कर सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो क्या यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा? बताइए, क्या यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है आरएनए के सिंथेसिस में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, ये हमारा था पहला रीजन। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कि अगर ये दोनों ही स्ट्रैंड क्या है, ये दोनों ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या हो रहा है, एक ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या कर रहा है, 2 डिफरेंट प्रोटीन, नंबर 1 आरएनए, इन केस अगर ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं भी बनाता है तो एक आरएनए ये होगा, एक आरएनए ये होगा, और ये दोनों ही आरएनए क्या करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। एंड ये दोनों प्रोटीन कैसी होगी, डिफरेंट होंगी, दोनों अलग होंगी। इसीलिए क्या होता है, सिर्फ एक ही आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एक सीक्वेंस एक ही टाइप के प्रोटीन को कोड करता है। ठीक है, ओके, डिफरेंट प्रोटीन ना फॉर्म हो, किसी फंक्शन में रुकावट ना आए, इसीलिए क्या होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड क्या करता है, कोड करता है। ओके, इतनी बात क्लियर है? नाउ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जान लेते हैं, देन हम देखेंगे किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो मैंने कहा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को लाता है और आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? नाउ इन केस ऑफ अगर बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बट बात करें अगर, प्रोकैरियोट को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, बात करें अगर यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है,
तो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, जो डिफरेंट टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म करते हैं? तो सबसे पहला आपका आता है आरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? आरएनए का फॉर्मेशन करता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ये राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? कैटालिटिक एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करता है। इसको डिटेल में हम ट्रांसलेशन में समझेंगे कि आरएनए क्या करता है। ठीक है, एक बर्गर जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। ठीक है, इसके बीच से क्या होता है? हमारा एमआरएनए निकलता है एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो डिटेल में हम समझेंगे अभी से अच्छे से ट्रांसलेशन में। ठीक है, सेकेंड आपका है आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 फॉर्मेशन करता है एचएनआरएनए का। ठीक है, एचएनआरएनए क्या है? हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, इस हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए का काम क्या होता है? यही क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कोड्स को कैरी करता है। ठीक है, क्या करता है? ये कोड को कैरी करता है। ठीक है, नंबर 3 आता है आपका आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 फॉर्मेशन करता है टीआरएनए का। ठीक है, टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए क्या करता है? जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो ये अमाइनो एसिड्स को लाने का काम करता है एंड प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इन्हें हम डिटेल में अभी ट्रांसलेशन में भी देखेंगे कि कैसे ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से क्या होता है, जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 3 टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है इतनी बात? नाउ अब हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म होता कैसे है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक कि ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला आपका आता है इनिशिएशन, देन आपका आता है इलॉन्गेशन, देन आपका आता है टर्मिनेशन। ठीक है, तो तीनों स्टेप्स को हम देख के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कौन करता है? ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड्स को लाता है एंड न्यू आरएनए का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है इतनी बात? नाउ अब यहाँ पे हम समझ के चलते हैं कि कैसे हमारे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये हमारी एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये आपका टर्मिनेटर है। क्लियर है इतनी बात? तो होता क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? बाइंड करेगा इस प्रोमोटर साइड से। प्रोमोटर नाम से ही पता चल रहा है, प्रमोट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है ना? तो सबसे पहला जो हमारा आरएनए का सिंथेसिस होगा वो प्रोमोटर साइड से ही होता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है ये खुद से अपना काम नहीं करता है। इसको हमेशा क्या चाहिए? एक पार्टनर चाहिए। जिस तरीके से रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज को अपना काम करने के लिए एक प्राइमर की जरूरत पड़ी थी, पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में कि क्या था? डीएनए पॉलीमरेज को एक प्राइमर की जरूरत थी ताकि वो अपना काम कर सके। यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज के थोड़े नखरे हैं, क्या कि ये अपना काम एकदम खुद से स्टार्ट नहीं करेगा, इसको कोई साथी चाहिए, कोई फ्रेंड चाहिए कि साथ में मिलके हम दोनों काम करेंगे। तो ये जो इसका फ्रेंड है, ये जो इसका साथी है, ये होता है आपका एक फैक्टर जिसे बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है, क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है विद दिस सिग्मा फैक्टर
अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं टू दिस प्रोमोटर साइट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नाउ अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज आया और बाइंड हो गया इस प्रोमोटर साइट पर। ठीक है, किसके साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ। ठीक है, तो पहले स्टेप में इसने क्या किया, बाइंड किया। ठीक है, एंड बाइंड करने के बाद ये क्या करता है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को थोड़ा सा खोल देता है, थोड़ा मेल्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, एक बबल जैसा बन गया। ठीक है, ठीक है, इसने थोड़ा सा इसको खोल दिया। ठीक है, ताकि अपना वर्क अच्छे से कर सके। ओके, नाउ ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर। ठीक है, अब इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमारा एक स्मॉल स्ट्रेच बन गया, किसका, एक छोटा सा आरएनए बन गया। इनकी प्राइम डायरेक्शन भी लिख देते हैं। हमारा ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, इसको भी लिख देते हैं ताकि इसको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, एक छोटा सा स्ट्रेच हमारा बन चुका है आरएनए का। और इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो जैसे कि हमने बोला था, आरएनए पॉलीमरेज का काम होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो इस फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं इनिशिएशन, क्योंकि शुरुआत हो गई है हमारे आरएनए के फॉर्मेशन की। इनिशिएशन में हुआ क्या हमारा, कि जो सिग्मा फैक्टर था और उसके साथ क्या था, हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया टू द प्रोमोटर साइट। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉल along with sigma factor at promoter site। ठीक है, तो इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। नाउ अब बात आती है इलोंगेशन की। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और क्या करेगा, फॉर्मेशन शुरू कर देगा, किसकी, हमारे आरएनए की। ठीक है, नाउ अब ये आगे बढ़ गया। ठीक है, अगर इसे हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा बन रहा है आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इलोंगेशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इलोंगेशन। क्लियर है इतनी बात। नाउ थर्ड स्टेप आपका आता है टर्मिनेटर या टर्मिनेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप आपकी आती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, ये जो हमारा सिग्मा फैक्टर है, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज है, ये अपना फंक्शन करना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर बात करें इस आरएनए पॉलीमरेज के काम खत्म करने की, तो ये अपना काम अपने आप से खत्म नहीं कर सकता। यहाँ पे भी इसको अपना काम खत्म करने के लिए एक साथी की जरूरत पड़ती है। जैसे इसे अपना काम शुरू करने के लिए एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ी थी, इसी तरीके से इसे अपना काम खत्म करने के लिए भी एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड इस फैक्टर को हम बोलते हैं रो फैक्टर। ठीक है, RH रो फैक्टर। RH रो फैक्टर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ नाउ अब बाइंड करेगा एट दिस टर्मिनेटर साइट। साथ ही साथ हमारा सिग्मा फैक्टर अब रिमूव हो गया। ठीक है, क्लियर इतनी बात। एंड हमारा आरएनए हो चुका है अब फ्री एट टर्मिनेटर। ठीक है, एट टर्मिनेशन पॉइंट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। टर्मिनेशन पे क्या हुआ, हमारा रो फैक्टर बाइंड होता है विद आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर हमारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, एंड हमारा आरएनए बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आरएनए बन गया।
ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड स्टेप टर्मिनेशन होता है। ठीक है, 3 स्टेप हमने बात की। पहला हमारा इनिशिएशन, दूसरा हमारा इलॉन्गेशन, तीसरा हमारा टर्मिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। बात करें अगर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अभी हमने बैक्टीरिया की बात की, ठीक है। यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया था इस सिग्मा फैक्टर के साथ फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इन केस ऑफ यूकैरियोट ये आरएनए पॉलीमरेज 5 और अदर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है फॉर इनिशिएशन। ठीक है, क्या करता है, और भी बहुत सारी इसे प्रोटीन्स चाहिए होती हैं अपने फंक्शन को करने के लिए, क्योंकि प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही था, लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो इसे और भी अदर फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, दूसरा, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हमें कोई भी रो फैक्टर नहीं चाहिए होता है। ठीक है, वहां पे कोई भी यूकैरियोट्स में रो फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता है फॉर टर्मिनेशन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नंबर 3 आता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें क्या होता है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुआ यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है बैक टू बैक, यानी दोनों मैकेनिज्म साइमल्टेनियसली चलती हैं। यहाँ से हमारा आरएनए बना और यहाँ से प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स पहले आरएनए बनेगा, जब आरएनए बन जाएगा देन क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स में जो प्रोटीन एंड आरएनए की सिंथेसिस है ये दोनों ही साइटोप्लाज्म में होती है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट क्या होता है, जो आरएनए का फॉर्मेशन है ये तो न्यूक्लियस में होता है, देन प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये कुछ नॉर्मल से बेसिक से डिफरेंसेस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। मैंने कहा कि क्या होता है, यूकैरियोट्स में बन गया माना हमारा आरएनए, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स मैंने कहा बट इन केस ऑफ अगर ये आरएनए हमारा यूकैरियोट्स में बना है तो ये जो आरएनए हमारा यूकैरियोट्स में बनता है, यूकैरियोट्स में ये जो आरएनए बनेगा ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्या होता है, ये जो यूकैरियोट्स में आरएनए बना है ये बहुत अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो बिफोर इसका ट्रांसलेशन होने से पहले क्या होगा, इस आरएनए में होंगे कुछ मॉडिफिकेशन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में होता क्या है, जैसे जैसे आरएनए बनता चला जाता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा कैपिंग, देन सेकंड आता है हमारा स्प्लाइसिंग, देन थर्ड आता है हमारा टेलिंग। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं मॉडिफिकेशन के। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे। ये हमारा बन गया था एक आरएनए, थोड़ा रब कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से स्पेस मिल जाए। ठीक है, ओके, ये हमारा बन गया था, हमारा बन रहा है आरएनए। ठीक है, तो होता क्या है, इस आरएनए में क्या होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक कलर के बनाए हैं, ठीक है,
इन्हें हम बोलते हैं इंट्रॉन, ठीक है। जो ये ब्लैक कलर के हैं इन्हें हम बोलते हैं इंट्रॉन, ठीक है। एंड जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्लैक कलर के पार्ट है इंट्रॉन, ये कोई भी प्रोटीन में बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि ये यूजलेस है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते, ठीक है। प्रोटीन कौन बनाएगा? ये एक्सॉन, ठीक है। ये कोडिंग पार्ट होता है, ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है। नाउ अब हमें इंट्रॉन नहीं चाहिए तो हमें इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या है, ये पूरा हमारा जो बना है ये है हमारा HNRNA आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकेरियोट्स, ठीक है। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बना है हमारा इन केस ऑफ यूकेरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ठीक है। नाउ ये एक बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म है, हमें क्या करना है, इसको स्टेबल बनाना है। तो स्टेबल बनाने के लिए क्या होता है, इस HNRNA में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहला आपका आता है कैपिंग, ठीक है। कैपिंग से पता चल रहा है कैप जैसा कुछ है, यानी कि क्या होगा, इनिशियल में कुछ काम होगा। तो होता क्या है, ये जो हमारा ये हमारा HNRNA था, ठीक है। HNRNA 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। तो होता क्या है कैपिंग में, इसकी 5 प्राइम डायरेक्शन में क्या होता है, मिथाइलेटेड गुआनोसिन आके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। क्या होगा, 5 प्राइम डायरेक्शन में मिथाइलेटेड गुआनोसिन आके ऐड हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैपिंग। क्लियर है इतनी बात। नंबर सेकंड आपका आता है स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, ये जो हमारे इंट्रॉन्स है इसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। क्या होगा, इन्हें कट किया जाएगा एंड रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो कट करने का काम करता है कट इंट्रॉन, ठीक है, ये करता है राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। एंड अब हमने कट कर दिया, वैसा तो नहीं है कि कट करने के बाद ये टुकड़े टुकड़े में पड़े रहेंगे, पीसेस में पड़े रहेंगे, नहीं, अब इन्हें ज्वाइन भी करना है, ठीक है। तो इन्हें ज्वाइन करने का ज्वाइन एक्सॉन बाय कौन करता है, डीएनए को कौन ज्वाइन कर रहा था, लाइगेज एंजाइम। तो यहाँ पे क्योंकि ये आरएनए है तो कौन ज्वाइन करेगा, आरएनए लाइगेज, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये हमारी स्प्लाइसिंग हो गई। नाउ नंबर थर्ड स्टेप हमारा आता है, अब हमने ब्लैक सेगमेंट्स को हटा दिया ना, अब इसको ब्लू दिखाएंगे, ठीक है। नाउ अब इसमें कोई भी इंट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक्सॉन है, ठीक है। ये इसकी 5 प्राइम डायरेक्शन थी, ये इसकी 3 प्राइम डायरेक्शन थी, कैपिंग हो चुकी है, मेथाइलेटेड गुआनोसिन आके ऐड हो गए हैं। नाउ अब थर्ड स्टेप क्या आता है इसमें, थर्ड स्टेप आपका आता है टेलिंग, ठीक है। टेलिंग में क्या होता है, टेलिंग में ये जो हमारा HNRNA है, ठीक है, ये हमारा मेथाइलेटेड गुआनोसिन है, ठीक है, ये हमारी 3 प्राइम डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसकी 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या होता है, एडिनाइलिक एसिड आके बाइंड हो जाता है, ठीक है, नाइलिक एसिड, ठीक है, आके बाइंड हो जाते हैं एट 3 प्राइम डायरेक्शन,
कितने एंड होते हैं? 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसकी टेलिंग होती है। नाउ अब ये जो हमारा पूरा आरएनए है इसे हम बोलते हैं mRNA। ठीक है, इसको हम बोलते हैं mRNA। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे hNRNA का इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, अल्टीमेटली ये क्या बना? mRNA, जो कि एक अच्छी खासी स्टेबल फॉर्म होती है। एंड ये mRNA ही क्या करता है? फर्दर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन। आई होप आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर फिर भी आपके कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छे से ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।